अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन था, न्यू बॉर्न इज लिम्ब cyanotic and is not breathing at birth. The heart rate is 80. What is the next best step in the management? When it is not breathing, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें उसको क्या देना पड़ेगा? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। इसका आंसर था पीपी। ठीक है, तो पहले ये पांच छह क्वेश्चन जो थे ना, वो बेसिकली एपगार्ड्स और रिसस्टेशन से रिलेटेड थे। A term baby has an APGAR score of 5 at 1 minute and 8 at 5 minutes. एपगार स्कोर को ना एक नजर मार लो, ओके, इसमें से सवाल आता होता है लास्ट में। एपगार मीन्स अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के 2 मार्क्स। अगर बच्चा जो है वो पिंक है, उसका हार्ट रेट 100 to 140 है। जब उसको टच किया जाए तो वो ट्राई करता है। वेल वेल फ्लेक्स्ड है, मीन्स के आप उसको वैसे, हाँ, जो मार्केट में ऐसे पूरा जुड़ा हुआ होता है ना, उसको हम खोलने की कोशिश करें तो वो आगे से रेजिस्ट करेगा। मीन्स का हाथ खोलने की कोशिश करो तो वापस हाथ उसका अंदर की तरफ जाए। ठीक है, और क्राई उसकी स्ट्रोंग है, तो इसके 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स होने चाहिए बच्चे के। ठीक है, तो इसके दरम्यान में कोई चीज है तो 0 और 1 पॉइंट देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट्स हैं, अब उन्होंने इसको बैठ के याद करना है। इसको 11 से 10 मिनट इस एफगार्ड स्कोर को देने हैं, क्योंकि हर दफा एग्जाम में इसी क्वेश्चन आते हैं। बन के एफगार्ड स्कोर, तो इसको हम 1 मिनट पे करते थे और 5 मिनट्स पे करते होते हैं। अच्छा जी, विच कंपोनेंट्स मोस्ट लाइकली इंप्रूव बिटवीन द असेसमेंट्स? तो मोस्ट लाइकली रेस्पिरेटरी एफर्ट उस बच्चे की इंप्रूव हो जाती है। वाई? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उस जो पहली चीख मारता है ना, उसके बाद उसके लंग्स जो है वो खुलते हैं। उसके हार्ट के अंदर जो शंट्स होते हैं नेचुरली वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट उसकी आती है। पहले तो वो सांस ले ही नहीं ना रहा होता। देखो, उसकी दिल की धड़कन होती है, उसको सारी ऑक्सीजन मार्ग से आ रही होती है। अब बाहर आके उसको बाहर से खुद अपनी ऑक्सीजन लेनी पड़नी है। अच्छा जी, हार्ट रेट 120, पिंक बॉडी, ब्लू एक्सट्रीमिटीज, पिंक बॉडी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज, ये एक चीज हो गई। 2 स्कोर इसके हो गए, वह एक इसका हो गया। एक्टिव मूवमेंट्स, ग्रिमेसिस ऑन ऑन स्टिमुलेशन एंड ग्रिमेसिस के कितने मार्क्स? 2 इसके। स्लो इरेगुलर ब्रीदिंग 1 इसका। तो 8 स्कोर बनता है इसका। ठीक है, सीओ में ग्रीनिश का लफ्ज भी यूज हुआ है। इसको किसी और जगह से तफसील से भी पढ़ लेना चाहिए। गुड क्राइंग, एक्टिव, ग्रीनिश का 1 है तो 7 स्कोर बनेगा। सॉरी, 7 स्कोर। तो ग्रीनिश का है कि 1 स्कोर। तो 2 2 4 और 7 7 7 स्कोर बन गया इसका। सी सी बना इसका। अच्छा जी, during neonatal resuscitation, a baby does not respond to stimulation and has a heart rate of 50 despite 30 seconds of effective positive pressure ventilation. What is the next best step? अब ये ना एक ट्रिकी क्वेश्चन था बेसिकली ना। तो बच्चों के अंदर हार्ट रेट < 60 हो ऑन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के ऊपर, तो ये इंडिकेशन बन जाती है किसी चीज की, चेस्ट कंप्रेशन। छोटे शायद आप लोगों की किताबों में ये बात लिखी हुई है। तो ये जो है ना, ये एक मुश्किल सवाल था, लेकिन ये एक अच्छा नॉलेज में इजाफा है आपको। पता है, इसमें बच्चों में एब्सेंस ऑफ पल्स नहीं है की इंडिकेशन टू बिगिन चेस्ट कंप्रेशन। बच्चों को नॉर्मल हार्ट रेट 120 से ऊपर होता है। एज के हिसाब से हार्ट रेट थोड़ा नीचे जाता है।
तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बच्चों के अंदर लेस देन 60 हार्ट रेट होना डेंजरस थे। A newborn with a heart rate of 100 above 100 has a poor tone, weak respiratory effort. What is the most appropriate next step? इसके अंदर जो वीक रेस्पिरेटरी एफर्ट है, इसमें भी हम लोगों को उसको वेंटिलेशन पे डालना चाहिए। अच्छा जी। A 9 month old cannot sit without support but can transfer objects between hands. Which developmental milestone is delayed? अभी हमारी एक स्टूडेंट ने एक शेयर किया है टेबल। बड़ा अच्छा टेबल है वो। तो माइलस्टोन वाला टेबल मैंने इस पे बात की, तो माइलस्टोन जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना कि बच्चा किस एज पे जाके गर्दन संभालता है, किस बगैर सहारे के बैठ सकता है, खड़ा होना शुरू करता है, साइकिल चलाता है, ट्राइकल से साइकिल चलाता है, ठीक है, स्माइल किस चीज में करता है, गर्दन कहाँ पे मोड़ता है, ठीक है, वर्ड्स कब बोलना शुरू होता है। तो डिफरेंट माइलस्टोन होते हैं, ग्रास मोटर, लैंग्वेज, सोशल, ठीक है। अच्छा जी। A mother is concerned that her 2-year-old does not speak in two-word phrases. What should be the pediatrician evaluate next? Hearing को evaluate करना चाहिए। Why? क्योंकि जब बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। बस का ऐसा होता है, ऐसे इसी तरह पता चलता होता है कि बच्चे को तो सुनाई ही नहीं देता। जो बच्चे एक वर्ड भी नहीं ना बोल रहा है, इसका मतलब उसने कभी कुछ सुना ही नहीं है। जो सुना ही नहीं तो ब्रेन में वर्ड्स ही नहीं होंगे उसको। हमारी जुबान पे वही आता है ना जो हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, बात का हमारे बड़ी दफा ऐसे भी होता है कि हमारा दिमाग ही इसको सोच नहीं ना रहा होता, तो हम बोल भी नहीं रहे। हालांकि आंखों के सामने हमें क्लबिंग नजर आ रही है, लेकिन हमारा दिमाग ही ना सोच रहा है क्लबिंग का, तो कभी भूलेंगे भी नहीं। मैंने बड़ी दफा ऐसे होता था, हमारे टीचर होते थे ना, राउंड करने आते थे, तो यार सर के आने पे हमें ये साउंड नजर क्यों आना शुरू हो जाते हैं जो पहले नजर नहीं आ रहे थे। अभी मैं राउंड कर रहा होता हूँ तो ऐसे हो रहा होता है कि बस भाई हम लोग को आपने कोई इस मुश्किल बात तो पूछी नहीं है। वो मैंने कहा सिंपल, हम लोगों के दिमाग में चीज जो हम लोग सोच ना रहे होते वो हम देख भी नहीं रहे होते। है ना एक फिक्र आकर, जब आप दिमाग नहीं सोच रहा तो आंखें भी नहीं देख। अच्छा जी। A 3-year-old child can ride tricycle and a copious circle but cannot poop on one foot. तो बेसिकली उसके 3 साल के बच्चे को ये काम इनमें से कौन सा वाला। मुझे तो लगता है ये ठीक है सारा कुछ इसका है। ये नॉर्मल डेवलपमेंट है, नॉर्मल डेवलपमेंट है। एक पाँव पे उसने छलांग लगानी है। हाँ, ये हो सकता है पठानों का बच्चा हो, वो कर भी ले। तो उसको हम लोग कह सकेंगे ले क्रॉस वाटर स्किल। मेरा ख्याल ये ठीक है कि तीसरा का बच्चा ट्राई साइकिल चला रहा है। ट्राई साइकिल चलाने का मतलब है उसकी ग्रॉस मोटर स्किल ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल उसकी ठीक है। ठीक है, तो फाइन वर्ड में तो लिखना इस तरह की चीजें आती हैं। अच्छा जी। चाइनीज बच्चा हो तो शायद वो बचपन से बच्चों को लगा देते हैं उल्टी सीधी छलांगे लगाना। अच्छा जी। Next month old is brought in for a well baby check. The child can sit with sport and babble but does not respond to his name. What area of development is most likely delayed? क्योंकि तो मोस्ट लाइकली इसकी ना अभी सोशल स्किल्स अभी इतनी छोटी में, तो सोशल कोई डेवलप हुई नहीं होगी, तो ये सोशली इसमें आ सकता है बेटर ऑप्शन इसमें। तो उसको पुकारने पे उसकी ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग बाकी चीजों को रूल आउट कर सकते हैं। ग्रॉस मोटर फाइन मोटर का कोई इसमें था नहीं, तो उसको पुकारने पे उसने गर्दन ही घुमानी है ना बेसिकली। अच्छा जी। 12 month old child has not yet said a word but can stand briefly without support and bang 2 blocks together. This development is मीन्स के अभी 12 साल का बच्चा जो है ना अभी तक कुछ बोला नहीं है, ये नॉट सेड एनी वर्ड्स, तो उसकी जो स्पीच है वो रिलेटेड है।
तो ये भी एक मसला रहता है। जो पहला बच्चा होता है ना, उसके अंदर ये माइलस्टोन थोड़े डिले होते हैं। तो वो अगर पेरेंट्स स्पेशली वर्किंग हो, तो हमारे डॉक्टर्स के बच्चे, वो उनको नानियाँ दादियाँ संभालती हैं, तो नानी दादी जितना बोल सकती हैं वो तो बोल लेती हैं। तो जब जो दूसरा बच्चा होता है उसको, जो बड़ा भाई बहन भाई होता है ना, वो उसको बहुत संभालता है। तो सेकंड थर्ड जब बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, फॉर्मल तो presents with cough, wheeze, nasal congestion, or auscultation. There are bilateral crackles. Which of the following is the causative organism? The bronchiolitis था ये बेसिकली। तो ये रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस था इसके अंदर। ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस मीन्स स्मॉल जो ब्रोंकाई हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंक्योल्स की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। सबसे ऊपर होता है आपका फेरेंक्स, फेरेंक्स के नीचे होता है आपका एपिग्लोटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन कॉल्ड एपिग्लोटाइटिस। ठीक है। एपिग्लोटिस के नीचे आपकी आती है अपर ट्रेकिया, उसकी इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड क्रूप, ट्रेकियाइटिस क्रूप। उसके बाद नीचे आता है आपके मेजर ब्रोंकाई, मेजर ब्रोंकाई से आगे आते हैं ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड ब्रोंक्यूलाइटिस। जब ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे तो आवाज आवाज में से गुजरेगी तो सीटी की आवाज आएगी, जैसे एस्थमा के अंदर होता है। ये प्रेजेंटेशन से ऐसे लग रहा होगा जैसे एस्थमा है, कफ है, वीजिंग है, लेकिन ऊपर नेजल कंजेशन इसका फीचर है कि वायरल इन्फेक्शन है कोई, तो जैसे नजला होता है हमें। ठीक है, लेकिन साथ क्रैकल्स भी हैं, इसका मतलब है कि चेस्ट नीचे तक इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है। अच्छा जी, वन ईयर बॉय, 1 year old has high grade fever, vomiting and bulging fontanelle. What is the next best step? रेज आईसीपी कुछ होगा, इससे आप लोग थोड़े वो हो गए। हाँ, लेकिन एंटीबायोटिक को, उसको वॉमिटिंग और हो रही है और मेनिंजाइटिस में हम एंटीबायोटिक आईवी देते हैं। अगर इसमें होता है ना आईवी एंटीबायोटिक की ऑप्शन होती है, तो फिर वो देते हैं। तो इसमें हम लोग नंबर पंक्चर की तरफ जाएंगे। तो नंबर पंक्चर में इसको अगर सबसे छोटी नीडल का यूज किया जाए, आल्दो इसमें फिट्स नहीं पड़े हुए पेशेंट को। नंबर पंक्चर की कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं? रेज आईसी में आंखों में पेपिलोडीमा हो, तो बच्चों में देखना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं, कोई एक हाथ की वीकनेस है, कोई फिट्स पड़े हैं। ठीक है। चौथा, हमें सीटी स्कैन करवा लें, सीटी स्कैन में हमें सबकाइन गारी नेस प्रोमिनेंट नजर आए, फुले फुले नजर आए। सर ये डायग्नोसिस क्या है? एलपी एलपी हम लोगों ने करनी है, तो क्या सोचते हुए करनी है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस बच्चों के अंदर की इंतहाई इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। जिला हॉस्पिटल में तो मैंने अपना रखा हुआ है कि हर बच्चा जो फिब्राइल फिट्स के साथ भी आएगा उसका एलपी करेंगे हम लोग। शायद आप लोगों ने जितने जिला में काम किया उसको पता होगा इस बात का। हर हॉस्पिटल के अपने अपने कुछ असूल होते हैं ना, लेकिन बहरहाल फिब्राइल फिट्स बड़े कॉमन है ना। फीवर, फिट्स, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें हमारी जो ये गर्दन अकड़ना, करने की बुढ़िनस्की साइन, ये बहुत थोड़े लोगों में नजर आता होता है। हम लोग अडल्ट में देखते हैं, लेकिन बच्चों में भी जो है ना, ये जरा कम ही नजर आते हैं। बच्चों में सबसे बड़ा मसला वो खाना पीना छोड़ना उनका, रोना, और सेप्सिस में चले जाते हैं तो सिर्फ यही कंप्लेन होती है। अच्छा जी, चाइल्ड विद sudden onset fever, cough, chest pain and dyspnea, chest x shows lobar consolidation. What is the most likely diagnosis? लोबार कंसोलिडेशन जब हो ना, तो बैक्टीरियल निमोनिया को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर पता है ना ब्रोंकोनिमोनिया, और ब्रोंकोनिमोनिया में होता है कि मल्टीपल जगह पे आपको कंसल्टेशन नजर आ रही है। ठीक है, लोबार निमोनिया का मतलब होता है कि आपकी एक पूरी लोब जो है ना उसमें निमोनिया आ गया। तो लोबार निमोनिया इज ए फीचर ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया यूजली। ठीक है, आदो एटिपिकल बैक्टीरिया भी होते हैं लाइक माइकोप्लाज्मा लेजिनेला, क्लेमीडिया, ये एटिपिकल बैक्टीरिया जिनमें सलवा नहीं होती, ये ब्रोंकोनिमोनिया भी करवाते हैं। ठीक है।
अच्छा जी। वायरल निमोनिया में कंसोलिडेशन के फीचर्स जरा कम होते हैं, और अगर होंगे भी तो ब्रोंकोनिमोनिया टाइप होंगे, छोटे छोटे पैचेस बने हुए होंगे। तो वायरस जो होता है ना, उसके खिलाफ हमारी कौन सी इम्यूनिटी आती है? सेल मेडिएटेड। और इसके अंदर जो होते हैं ना हमारे इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होती है, इंटरस्टिशियम इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये typical pneumonia की sense- एट्रिपल निमोनिया में यूरिक चेस्ट, उसमें भी यही एट्रिपल निमोनिया में फीवर जो होता है लो ग्रेड होता है, कफ प्रीडोमिनेंट होती है, और स्पुटम जो होता है वो नॉन स्पुटम नहीं होता। कफ जो होती है नॉन प्रोडक्टिव होती है, जिसके उसमें इतना स्पुटम प्रोड्यूस नहीं होता, यंग एज में होता है, तो सोलिडेशन कम नजर आता है। चीज लंग्स पैनल कम एनवायरमेंट होती है, इंटरस्टिशियम एनवायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट लाइकली बैक्टीरियल निमोनिया था। ठीक है। अच्छा, साथ और सडन ऑनसेट भी एक चीज का फीचर है ना, बैक्टीरियल निमोनिया में यूजुअली सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? स्टेप निमोनिया, जहाँ याद ना आ रहा हो निमोनिया का स्टेप निमोनिया लगा देना। अच्छा, a 12 child with watery diarrhea and no dehydration. What is the best treatment approach? जो डायरिया है, डिहाइड्रेशन नहीं है, कॉन्शियस है, ओआरएस है। तो इसमें वॉमिटिंग होती है तो हम आईवी फ्लूइड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। उसके अंदर ब्लड आ रहा था तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, और एंटी डायरिया तो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो उसको रिप्लेस तो करना है ना। अगर हम लोग वायरस नहीं देंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। कुछ देर के लिए अगर आपको डायरिया और आप पानी शानी ना पिए तो डिहाइड्रेट तो हो जाएंगे ना। और बच्चे और बुजुर्ग, इनके अंदर डिहाइड्रेशन बड़ा क्विकली होती है। बच्चा इतना छोटा सा चुन्ना सा है उसका, दो मोशन आए नहीं उसमें सारा पानी निकल गया उसका, निचड़ गया वो। एंटी डायरियल मेडिकेशंस आर ए डेंजरस थिंग टू गिव इन ए चाइल्ड। वाई? तो शाबाश। होता क्या है, एंटी डायरियल जो होंगी ना, वो सब कुछ बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन बॉडी से निकल जाना था डायरिया की सूरत में, वो बॉडी से निकलेगा नहीं, तो इन्फेक्शन लीड्स टू सेप्सिस। इस वजह से बड़ों में भी, बुजुर्ग बड़ों में भी, अडल्ट में भी एंटीडायल आपको उस वक्त देनी चाहिए जब आपको पता हो कि ये इन्फेक्टेड डायरिया नहीं है, या इन्फेक्टेड डायरिया है और मैंने स्पेशल एंटीबायोटिक्स दी हुई है। ठीक है। या पेशेंट ने कोई ट्रैवल वगैरह करना है, हॉस्पिटल जाना है, पेम्पर लगाया नहीं जा सकता या पेम्पर खराब होने का खदशा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंटी डायरियल देनी चाहिए। मतलब यूजली एंटी डायरियल हम लोग डिस्करेज करते हैं कि जब तक आपको इन्फेक्शन को रूल आउट ना कर लें, उस वक्त तक आपको एंटी डायरियल अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी एंटी डायरियल का नाम आता है आपको? इमोडियम बड़ा कॉमनली यूज होती है। इम्तिहान के दिनों में डायरी शरिया हो जाए ना, उसमें इमोडियम ले जाना। हमारा दोस्त होता था, वो शोर मचाता होता था, और इम्तिहान के दिनों में ना हॉस्टल के बाहर दरवाजे खटखटाक ठाक करना दसी, वो थोड़े सारे स्फिंक्टर खुले इमोडियम ले वो तो कुछ तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ तो को डायरिया हो जाता है। अच्छा जी। A 5-year old has cough, fever, and chest in drying. Oxygen saturation is 88%. What is the most appropriate next step? अब सैचुरेशन कम है तो बेस्ट टेस्ट इज पेशेंट को ऑक्सीजन शुरू कराओ पहले। ठीक है, तो इसके अंदर अगर निमोनिया है बेसिक मोस्ट लाइकली ना। अच्छा जी, 9 month old is brought to the for vaccination. He has never received any prior vaccines. What should be administered today per EPA schedule? उसको आज तक कभी कुछ लगा ही नहीं है। He has never received any prior vaccine. तो उसको भी क्या करना चाहिए? तो उसको सारी वैक्सीन लगानी चाहिए, तो उसको सारी वैक्सीन लगानी चाहिए। गाड़ी जड़ जीपीटी ओनली मीजल्स लगाएं। इसमें आदो 9 मंथ पे ओनली मीजल्स ही लगती है, लेकिन उसको
सारी लगानी चाहिए। उसने इतना नहीं पढ़ा। पाकिस्तान का नहीं पढ़ा। हाँ, उसने पाकिस्तान का नहीं पढ़ा। ये है सकता है कि आज आया, पर नहीं हूँ दोबारा कभी आएगा कि नहीं आएगा। दोबारा का आज का हलवारे ले आए हैं, उसका किराया शराब भर के ले आए हैं, तो आ जाए तो उसको सारे टिके लगा के भेजो। लगा रहे तो रिएक्शन नहीं हो जाएगा। नहीं, अपने डिफरेंट जगह पे लगानी होती है। आप सारी वैक्सीन दो टीकों में आ जाती हैं। मिक्स करके हाँ, वो मिक्स पहले ही मिक्सड होती हैं। कंसंट्रेशन की पहले ही उनकी जो है ना वो होती है इसमें ना, अभी उन्होंने उसने भेजा हुआ है, वैक्सीन का स्केड्यूल भेजा है। वैक्सीनेशन स्केड्यूल की स्टैंडर्डाइज हो जाए तो बड़ा याद करने में समझ स्टैंडर्ड पाकिस्तान का में ये इसने भेजा है, एक हमारी एक लड़की ने। मुंह में पिलाना है और बाजू पे एक टीका लगाना है यूजली। उसी एक टीके के अंदर ही सारी वैक्सीन डाली होती है। ये मजीद में जो है ना वो क्या कहते हैं उसको ना, हमारी किसी में जो मुलाकात हुई ना, उससे पूछ के बताओ आपको। अच्छा जी, मदर wants to know when her baby will receive the first dose of measles vaccine. What should we tell her? ये तो 9 months था ना, ये तो आना चाहिए। अच्छा, 10 weeks old infant presents for routine vaccination. Which vaccines are due at the visit? 10 weeks पे क्या क्या लगना है उसको? हम्म, ठीक है। अच्छा जी, at 6 week visits, which of the following vaccine is not due per EPA schedule? 6 week पे क्या चीज नहीं लगती? मीजल्स। मीजल्स। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें से नॉट जो है ना वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। देखो तो वो आज तो मैंने आज से ना कोई 2 3 3 4 5 साल पहले तक ना क्वेश्चंस इस तरह के नॉट वाले बहुत आते होते थे। नॉट आ गया, एक्सेप्ट आ गया। तो अब जो है ना इन क्वेश्चंस को डिस्करेज किया जाता है। इन क्वेश्चंस की जो रैंकिंग है ना वो कम कर दी हुई है। इनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर नॉट गुड क्वेश्चंस टू असेस। देखो तो आप एकदम डबल माइंड हो जाते हैं कि मैंने इसमें करना क्या है। हाँ, बंदा बाल का तेजी से पढ़ते हुए नॉट को वैसे ही भूल जाता है, नजर ही नहीं आता। वो सवाल होंगे पहले आपने ऐसे सवाल पढ़ लें तो वो नोट करके नॉट करके पूछना है। हाँ, 15 month एज विच EPI वैक्सीन इज गिवन? मीजल्स टू। मीजल्स की सेकंड डोज लगनी होती है यहाँ पे। अच्छा जी, 1 year old presents with bilateral leg bowing, delayed walking, frontal bursing. How is the most likely diagnosis? Rickets। हरिया रेडी हो गई ना? रिकेट्स किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है? रिकेट्स की ना या डेफिशिएंसी से होता है या रेजिस्टेंस से होता है। विटामिन डी काम ही नहीं कर रहा, जिसको कहते हैं विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अच्छा जी, a child with swelling of feet, flaky pained skin, apathy. What is the most likely diagnosis? Just swelling of feet or the protein deficiency? Question 4. इसका edema है, बेसिकली swelling of feet means edema। ठीक है, क्वेश्चन 4 के अंदर प्रोटीन मेल्यूट्रिशन होती है, मेरेस्मस में ओवरऑल पेशेंट को खुराक नहीं मिल रही होती। अच्छा, चाइल्ड हैज ए mid upper arm circumference of 10.5 centimeter. What does this indicate? Less than 11 yard, less than 11.5 is severe malnutrition। malnutrition, तो severe malnutrition पाई होगा। ये तो मैंने भी निकाल के देखा था। ये किधर है? आपका स्कोर था, मैंने भी निकाला। चलो, वह severe malnutrition है ये। इसका ना बेसिकली बच्चे जो होते हैं ना, हम लोग उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस डिफरेंट तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं। आर्म सरकमफ्रेंस होता है, ये उसका क्या कहते हैं, हेड सरकमफ्रेंस होता है। मीन्स की ये यहाँ पे चिपके वो तो नहीं है। मिड
तो ये को टेप के ऊपर ही बाल का निशान लगे होते हैं। ये था ग्रेटर देन 12.5 से ऊपर ऊपर जो है वो न्यूट्रिशन ठीक है, अगर ठीक रखी गई तो। 11.5 से रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन, और लेस देन 11.5 का मतलब है कि अभी मेल न्यूट्रिशन है उसमें। अच्छा जी, a 2-year-old child has thin limbs, prominent ribs, but normal mental alertness. What is the most likely diagnosis? ये मेरे एसएमएस था। फिर मैं एसएमएस क्वेश्चन कोर की जब 2 में तस्वीर आती होती है, तो हमारे गांव के लोग, गुर्बत बहुत है ना, तो क्या कहते हैं, चलो मेल न्यूट्रिशन भी है ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Which vitamin deficiency is associated with nutritional rickets? Vitamin D, like obvious था। 3-year-old has a poor weight gain and a pan-cystotic member at the left lower sternal bottom. BST। EST में क्या होता है? फिक्स स्प्रिंटिंग ऑफ सेकंड हार्ट। पीडी में क्या होता है? मशीनरी बर्बर, कंटिन्यूस बर्बर। टॉफ में क्या होता है? वीएसटी के का मरमर होता है, और साथ स्वेटिंग होती है और साइनोसिस होती है, क्लबिंग होती है। चाइल्ड with cyanotic spells improve his sweating, which of the following is the टॉफ था। अच्छा, continuous smell is heard in the left infraclavicular region in a preterm baby. What is the most likely diagnosis? Left infraclavicular। ये इसी जगह पे होता है। पीडीए बेसिकली, पीडीए साइनोटिक है कि ए साइनोटिक है? आप बताओ। इसमें साइनोसिस होता है, पीडीए में क्या नहीं होता? हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलो ना, इसमें इसमें साइनोसिस नहीं होता। तो लेफ्ट टू राइट शंट है ये। लेफ्ट टू राइट शंट का मतलब है कि ज्यादा प्रेशर से थोड़े प्रेशर की तरफ आया हुआ। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट शंट साइनोटिक डिजीज है। लेकिन कुछ अर्से बाद जब लंग्स के अंदर चेंजेस आ गई और लेफ्ट टू राइट शंट राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या कहते हैं? आइजनमेंगर। और ये वाली जो शंट है ये अब पहले जो साइनस में नहीं होता, अब इसमें साइनस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप इस डिफेक्ट को रिपेयर नहीं करेंगे, उसकी रिपेयर की कंट्राइंडिकेशन बन जाए। ठीक है, पीडीए से रिलेटेड एक और सवाल आता होता है, इसको क्लोइए के लिए क्या देते हैं? इंडोमिथासिन। और रुबेला वाला प्रेशर भी जाता है। ठीक है, और अगर पेशेंट को ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट प्रेशर हो तो उसमें हम इसको खुला भी रखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन दे के। हम लोग पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हो, कार्डियोलॉजी के वार्ड में ना एक बच्ची को टॉफ था। मेरे साथ जो मेरे कुलीग थे ना, आजकल इंग्लैंड होते हैं, तो वो पीडीए का पेशेंट था। पीडीए को देख के ना जरा अलर्ट हो गए, थोड़ी देर ना खामोश रहे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। मुझे फिर याद आ गया कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि ना मेरी बेटी को ना छोटे थे पीडीए था, तो उसका मैंने क्लोजर करवाया। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट सुनते हैं लास्ट में। जैसे हार्ट सुनते हैं देखने के लिए कंजेनिटल कोई अनामी रही तो नहीं है। उसकी स्टूल देखते हैं, उसने स्टूल पास कर दिया कि नहीं किया। उसकी फीड देखते हैं, इसने खाना खा लिया है, निकला गया है, वॉमिटिंग तो नहीं आई। ठीक है, समझ आ गई ना क्यों? अगर खाना खा लिया इसका क्या मतलब हुआ? क्यों उसका वो ट्रैकिया स्पेस फिस्टुला और डिडोनेट्रीज इस तरह की चीजें नहीं है। ठीक है, स्टूल पास हो गया इसका क्या मतलब हुआ? इम्प्रोफेट अनस और हर्षप्रंग वगैरह नहीं है। ठीक है, और उसका जेनेटेलिया का एग्जामिनेशन करते हैं क्या देखने के लिए? कि एपिस्पीडियस, हाइपोस्पीडियस, और वो जो है क्या कहते हैं उसको, जो हमारे टेस्टिस हैं वो नीचे डिसेंड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, क्योंकि उन्होंने ऊपर से आना होता है ना। एब्डोमेन में ग्रोथ होती है, बाद में वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे के एग्जामिनेशन में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जोंडस का देखते हैं, जोंडस इनिशियली होता है। जोंडस का टॉपिक एक लिख लो कि मैंने ना न्यूनेटल जोंडस जो है ना उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। न्यूनेटल जोंडस, और साथ ये जो मैंने
इसके अंदर टॉपिक, आपको टॉपिक्स की समझ लगी होगी, बस मैंने क्या टॉपिक सेलेक्ट किए होंगे इसके, ठीक है। तो ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट है पीरियड्स के, ठीक है। डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, डिहाइड्रेशन, ठीक है, फिट्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अच्छा जी, चाइल्ड प्रेजेंट में पुअर फीडिंग, स्वेटिंग ड्यूरिंग फीड्स एंड हिपेटोमेगाली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कार्डियक कॉज। तो इसमें ये एक सिंपल क्वेश्चन था कि कौन सी कार्डियक अबनॉर्मेलिटी ज्यादा कॉमन है, तो वीएसटी ज्यादा कॉमन। वीएसटी में आपको पेल्पेशन भी क्या मिलता होता है, बाज़ का हम उसी से डायग्नोसिस बना लेते हैं। ओल्ड एज में हम लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट थ्रिल मिलती है, ठीक है। पेल्पेशन पे थ्रिल मिलती है हमें, पेल्पेबल मर्मर इज कॉल्ड थ्रिल, थ्रिल इज ए पेल्पेबल मर्मर। टेटोलॉजी फेलो, ये इसमें साइनोसिस नहीं दिया हुआ, बीएससी में साइनोसिस नहीं होगी। के साथ तो ये स्विमिंग वगैरह ये चीजें भी तो नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन जरा टेढ़ा ही है। जरा निकाल दो, हाँ, मोस्ट कॉमन समझ के इसका बना दो आंसर। अच्छा, न्यू बॉर्न हैज ए बाउंडिंग पल्स एंड वाइड पल्स प्रेशर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, पीडीए। अच्छा जी, a 1.5-year-old child has a generalized tonic-clonic fits lasting 2 months during a febrile illness. What is the most likely diagnosis? थोड़ी देर के लिए रहे हैं और साथ उसको कोई मसला नहीं है, पहले से उसको फीवर चल रहा है, पहले से फीवर चल रहा है, दीज आर सिंपल फिब्राइल फिट्स है, ठीक है। जबकि अगले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि फिट्स जो है लास्टेड फॉर 12 मिनट्स, ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को एल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फिट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एक चीज एक याद की थी कि जब हम फिट्स पढ़ते हैं ना, फिट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जनरलाइज फिट्स और फोकल फिट्स। जनरलाइज फिट्स का मतलब होता है कि पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, और पूरी बॉडी या पेशेंट को एब्सेंस होंगे, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक होंगे, मायोक्लोनिक क्या कहते हैं, ठीक है, पेटिट में एपिलेप्सी जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और एक फोकल फिट्स है, एक बाजू हिल रहा है ऐसे, वो फोकल फिट्स है। या मायोक्लोनिक है, हल्का सा आ रहा है ट्रेम्बर, ये फोकल फिट्स है। एक डिवीजन ये वाली है, फोकल एंड जनरलाइज्ड। दूसरी डिवीजन होती है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये क्या किस बेस पे होती है, एल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर बच्चे को फिट्स पड़े हैं और उसका कॉन्शियस लेवल खराब नहीं हुआ, ये सिंपल फिट्स हैं। अगर बाद में थोड़ा ड्राउजी हो गया, थोड़ा सा बेहोशा हो गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा जी, 9 month old present with febrile fits, what is the most appropriate next step in management। तो क्या करेंगे हम लोग इस बच्चे को, जस्ट उसका फीवर मैनेज करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। Which of the following increase the risk of recurrent febrile fits, family history of epilepsy। febrile fits बच्चों में इंतहाई कॉमन है, febrile fits की हिस्ट्री स्टेप 2 में आ जाती होती है, ठीक है। तो चाइल्ड विद less than 5 minutes हो रहा है। fits less than 5 minutes, ये ऑप्शन ठीक लग रही है आपको, हैं? तो ये ऊपर इनमें भी तो हो सकता है ना, सर वो नेट पे चेक किया तो मिलता है कि सबसे जो कॉमन रीजन है वो फैमिली हिस्ट्री है। हाँ, मेरे जन्म में फैमिली हिस्ट्री ही था। थोड़ी थी 5 साल से कम वाले बच्चों को काफी चांसेस होते हैं। हाँ, फिट्स जो होते हैं ना बच्चों में, जो पड़ते हैं फेब्राइल फीवर की वजह से, वो लेस देन 5 years में होता है, उसके बाद उनको उनको फिट्स पड़े हैं, तो उसकी कुछ और रीजन सोचनी चाहिए। हाँ, फिर एपिलेप्सी का सोचो, क्या चीज। अच्छा, होता है एपिलेप्सी की डेफिनेशन इज
रिकरेंट फिट्स का पढ़ना। एक झटका लगा है, एक दफा फिट्स पड़े हैं, सीजर हुआ है, सीजर फिट्स, ये एक ही चीज के दो नाम है। ये बार बार हो रही है, इसको एपिलेप्सी कहेंगे। यानी दो से ज्यादा झटके लग गए हैं ना, दो या दो से ज्यादा, उसको एपिलेप्सी कहेंगे। ठीक है ना? नहीं, इसमें 24 आवर का नहीं है। अगर पेशेंट को पिछले साल में 3-4 दफा फिट्स पड़ गया तो उसको एपिलेप्सी डिक्लेयर करेंगे। ओल्डर एज में ये क्वेश्चन आया ना कि हम लोग पेशेंट को फिट्स पड़े तो कब एंटी एपिलेप्टिक शुरू करवाएं। ये क्वेश्चन ओल्डर अडल्ट मेडिसिन में आता था, न्यूरो में। जब पेशेंट को उसके साथ कोई ब्रेन के अंदर डिजीज हो, ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रोक है, एवी मैलफॉर्मेशन है, तब पेशेंट को कि हमने करवाई है, ईजी करवाई है, ईजी के ऊपर वो है, उस पे आपको एपिलेप्टिक एक्टिविटी नजर आ रही है। ठीक है। तीसरा पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फिट्स पढ़ना, तो उस पेशेंट को भी आप एंटीलेप्टिक शुरू करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चाइल्ड विद फोकल फिट्स फीवर एंड डिलेड रिकवरी इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस टू द फल। डिलेड रिकवरी का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फिट्स फिब्राइल फिट्स करें। अच्छा जी, a 2 week old infant presents with poor feeding. अच्छा जी, poor feeding, hypothermia and lethargy. On examination there is no bulging frontal LA, but the baby is hypotonic. Sepsis workup is initiated. What is the most frequent empiric antibiotic treatment combination? bulging होने का मतलब है कि पेशेंट वो है, मेनिंजाइटिस है, एमपीसी प्लस जेंटामाइसिन। ओल्डर एज में हम लोग जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है लिस्टीरिया, बच्चों में और ओल्डर एज में लिस्टीरिया को कवर करना होता है आपने। तो लिस्टीरिया कवर होता है आपका एमपीसील से, एमपीसील जेंटामाइसिन। जब आप लोग ये तो ब्लड कल्चर भेज देते हो, कल्चर की बेस पे फिर आप इन दवाइयाँ दे सकते। ठीक है। यही क्वेश्चन अगर अडल्ट मेनिंजाइटिस में आता ना, तो फिर उसमें मैं आप लोगों को सेफ्ट्राइजोन और वैंकोमाइसिन का कहता हूँ। अडल्ट के अंदर आता तो मैं आपको सेफ्ट्राइजोन और वैंकोमाइसिन कहता एज एन एम्पेरिक ट्रीटमेंट। एम्पेरिक से क्या मुराद है, जब हमारे पास कोई कल्चर नहीं है, तो हमारे पास मरीज को दवाई देनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी है जो कि सबको कवर कर दे। अच्छा, 3 month old is brought with persistent vomiting, lethargy and hypotonia. Labs reveals hypoglycemia, hyperammonemia, and metabolic acidosis with an increased anion gap. What is the most likely diagnosis? हाँ, ये ऑर्गेनिक एसिडीमिया। इस पेशेंट को कोई कंजेनिटल अमाइनो एसिड प्रॉब्लम है, सिट्रुलिन यूरिया मिथाइल मेलोनिक एसिड, इस तरह की बीमारी है उसको। ठीक है। एग्जैक्ट इसी तरह का सिनेरियो होता और उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना दिया होता, तो मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को क्या होता, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। अच्छा जी, 4 year child has a known case of nephrotic syndrome and presented with fever and abdominal pain. Examination is tachycardic and has diffuse tenderness. Urine output is reduced. What is the most likely complication? SVP डेवलप हो गया उसको, शाबाश। अब आपको पता चला कि पहले से असाइटिस हो, असाइटिस पर इन्फेक्शन हो जाए, जिसका एसपीपी। एसपीपी के को अगर हम लोग कल्चर करें तो कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है यूजली? स्टेफारी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एनेरोब्स। सिंगल ऑर्गेनिज्म मिलता है आपको, इक्वलाई मिलेगा मोस्ट लाइकली, सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। बाद का हम लोग जब एसिडिक टैप करते हैं ना, उसको हम लोग कल्चर करवाते होते हैं। एसपीपी के लिए जरूरी है उस पर कल्चर कैसा है, एक ऑर्गेनिज्म का है। अगर किसी पेशेंट को पेट में गोली लगी है, जब पेट में उसका अल्सर परफोरेट हो गया है और पेट में पानी है, साइटीज है,
उस साइटिस को कल्चर करेंगे तो कैसे क्या ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हमें? मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल पेटफाइटस। ठीक है, सर इसमें ये है स्पोंटेनियस, इसको हम कहते हैं स्पोंटेनियस। जो पहले साइटिस थी, साइटिस के अंदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऑप्सोनिन्स जो है प्रोटीज वो नहीं है, उसकी वजह से ऊपर इन्फेक्शन हो गया, उसको कहते हैं स्पोंटेनियस बैक्टीरियल पेटफाइटस। जबकि सेकेंडरी क्या है? एज ए रिस्पॉन्स ऑफ सम परफोरेशन, पेशेंट को टाइफाइड परफोरेशन है, पेशेंट को अल्सर परफोरेशन है, पेशेंट को अमीबिक परफोरेशन है, या पेशेंट को ट्रॉमा है। तो ट्रॉमा और ये सारी प्रोफेशन जो हैं इनके अंदर पेट्रस को कैसा होगा, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैक्टीरियल पेटफाइटस। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं आपको। ये क्वेश्चन सीएलडी उसमें लिवर वाले चैप्टर में जीआई में भी आएगा, क्योंकि एसपीपी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वहाँ से। स्टूडेंट फेलियर क्यों नहीं है? स्टूडेंट फेलियर में ना आपको ना पेशेंट का पेट में डिफ्यूज टेंडरनेस नहीं मिलेगी। ठीक है, डिफ्यूज टेंडर का मतलब है पेट में जो पानी है वो इन्फेक्ट हो गया हुआ है। दूसरा, साइंस ऑफ सेप्सिस वो हो सकता है ना हो। एआरएफ का पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एकेआई के पेशेंट में ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर हाइपोटेंशन की वजह से हुआ है तो शुरू में डिक्रीज होगा, लेकिन बाद में जब किडनी फेल हो जाएगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, 10th और ओल्ड डेवलपमेंटल डे इज फाउंड टू हैव बायलेटरल कैटरेक्ट्स, मेटामेगाली एंड एन इकोलाइज्ड sepsis. Urinary disease substances are positive. What is the definitive management? कैटरेक्ट और हेपेटोमेगाली शो कर रहा था, कोई कोई पेशेंट को कंजेनिटल मसला है, ये ग्लाइकोसीमिया था इस पेशेंट। ग्लाइकोसीमिया इज फीचर, कैटरेक्ट इज फीचर ऑफ ग्लाइकोसीमिया। तो ग्लाइकोसीमिया के ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी खुराक में से लैक्टोज बंद कर। ठीक है। अच्छा जी, 5-year-old child presents with short stature, web neck, widely spaced nipples. She has a systolic murmur best heard at the left infrascapular area. तो क्या है बेसिकली, ये टर्नर सिंड्रोम था। शाबाश। टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट में क्या होता है? कोऑक्टेशन ऑफ लेप्टा। तो कोऑक्टेशन ओटा से क्या मुराद है? कि ओटा के अंदर आपका एक डिम्पल आ गया हुआ है। तो डिम्पल आएगा तो यहाँ से जब ब्लड गुजरेगा तो शोर मचाएगा, तो सिस्टोलिक मरमर आएगा। अच्छा, Ristrol has a recurrent sinopulmonary infections filled with thrive and cystoria. When sweat chloride testing levels are consistently increased. What is the next best step in management? शाबाश। डायग्नोसिस क्या था ये? सिस्टिक फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की एग्जैक्ट मैंने वो प्रेजेंटेशन की है। ठीक है। अच्छा जी, it was your girl presented sudden onset right lower quadrant pain, vomiting and a fever. Then on examination there is rebound tenderness and guarding. Analysis shows sterile pyuria. What is the most likely diagnosis? है? Pyelonephritis. Pyelonephritis. Appendicitis है. Right idiot fossa pain with guarding tenderness. Sterile pyuria. अच्छा मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, कौन सी पायलोनेफ्राइटिस में स्टेराइल पाइयूरिया होता है एक सिर्फ एक पायलोनेफ्राइटिस में स्टेराइल पाइयूरिया होता है, वो कौन सी वाली होती है? अब ये क्वेश्चन, रीनल ट्यूबरकुलोसिस। रीनल टीबी हो पेशेंट को, उसके साथ पेशेंट को पायलोनेफ्राइटिस होता है, जो कि कल्चर पे, क्योंकि टीबी को कल्चर करना मुश्किल काम है, तो हमें पाइयूरिया स्टेराइल लेता है। ठीक है, तो बाकी आपकी जो वो है अपेंडिक्स है वो इरिटेट कर रही है, जो स्टेराइल पाइयूरिया हो सकता है।
अच्छा, 3 year old has been passing bloody diarrhea for 3 days. Now presents with pallor, lethargy, decreased urine output. Lab shows hemolytic anemia, thrombocytopenia, and elevated creatinine. What is the most likely pathological mechanism? शाबाश। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया। देखिए ये डायग्नोसिस क्या था? है? नहीं, आप लोग नजदीक नजदीक फिर रहे हो, बोलो ये डायग्नोसिस। HUS। HUS हेमोलाइटिक यूरिमिक हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम। हेमोलाइटिक यूरिमिक चाइल्ड और ब्लड डायरिया। डायरिया की हिस्ट्री। फेलर ड्यू टू हेमोलिसिस। हेमोलिसिस वैसे भी दिया हुआ है, ठीक है, और क्रिएटिनिन डिरेंज होना। हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम। और यही पेशेंट अगर आपके पास बेहोश में आ जाए, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और सारे ये फीचर्स हो, तो क्या डायग्नोसिस होगा? HUS के आगे की चीज क्या होती है? TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। तो ये चीज याद रखी है आप लोगों ने। HUS एंड TTP दोनों के अंदर माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है, उसको महा बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके जितने भी प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं सारे यूज्ड अप हो जाते हैं। यूज्ड अप होने के बाद जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके अंदर ऐसे धागे धागे से बांध जाते हैं, यानी कि फाइब्रिन जो है ऐसे धागे धागे, जब आपके आरबीसी इनके अंदर से गुजरते हैं ना, तो आरबीसी कटते हैं, शिस्टोसाइट्स मिलते हैं। वो कटे हुए आरबीसी को हम शिस्टोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हेमोलिसिस का एक फीचर होता है शिस्टोसाइट। ठीक है, इस सर पेशेंट को टीटीपी रिवाइज कर देंगे सर टीटीपी को तो। अगर सिर्फ 3 चीजें हों तो HUS है, और HUS के पेशेंट के अंदर फीवर और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और TTP कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको अडल्ट मेडिसिन में भी आएगा। ठीक है, इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? इकलाई 157। दिमाग बंद होना शुरू हो गया, ऊपर 40 50 45 सवाल अच्छे खासे होते हैं यार। आई नो। मैंने पहले 60 60 का स्केड्यूल बनाया था, मैंने कहा नहीं उनको एक्सप्लेन करना भी मुझसे तो होता है। इतने भी बहुत होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि इसके लिए साथ एसोसिएट होता है इकोलाई O157। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। ठीक है, और इन पेशेंट्स को हम लोग कैसे करेंगे? प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस के साथ। ठीक है, तो इन पेशेंट्स को हम लोग, अब आप कहेंगे सर इसमें इक्वलाई है तो हम एंटीबायोटिक्स भी तो दे सकते हैं। दे सकते हैं, एंटीबायोटिक इस पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इस कंडीशन में डेंजरस होती हैं। वाई? क्योंकि एंटीबायोटिक्स देंगे और ऑर्गेनिज्म टूटेंगे, ऑर्गेनिज्म टूटेंगे तो इस पेशेंट का HUS वर्सन होगा, तो उसमें से और मीडिएटर्स रिलीज होंगे और इन्फ्लेमेशन प्रोवोक होगी। ठीक है, तो इक्वलाई O157 हो, पेशेंट को HUS का खतरा हो, तो आप एंटीबायोटिक्स अवॉइड करें। ठीक है, स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा जी, a term neonate develops jaundice 2 days of life. Total bilirubin is 17, तो मैंने 7 लिखना था, with a high uncontrolled fraction. The direct home test is negative and hemoglobin is normal. ये क्या था इस पेशेंट को? बेस्ट फीडिंग जॉन्डस। बेस्ट फीडिंग जॉन्डस था। अच्छा जी, a 5 year old child presents with polyuria, polydipsia, weight loss, is drowsy with deep breathing. Lab shows glucose 420, pH 7.1, bicarbonate is 12. What is the most dangerous complication of this community treatment? शाबाश। डायग्नोसिस था डीके। तो डीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब हमें रैपिडली ट्रीट कर दें उसको? सर्बिलिटी। सर्बिलिटी याद आया ना? इसमें गैस्ट्रोपेरिसिस होता है, इसमें सर्बिलिटीमा हो सकता है। इस वजह से हम लोग जब शुगर को मैनेज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 50 to 100 मिलीग्राम शुगर पर आवर आपने डिक्रीज करनी है।
इससे ज़्यादा रैपिडली शुगर कम करेंगे ना तो पेशेंट कैन लीड टू सर्कुलर डी। इसी वजह से जब डीके का पेशेंट आपके बेड पे आता है ना, तो डीके का पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है उसका इम्यूनिटी चार्ट बनाना। इम्यूनिटी चार्ट बनाना, इस वजह से डीके के पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा डांट पड़ रही होती है इम्यूनिटी चार्ट को मैनेज करने में। तो हमने जिस मैंने वार्ड से हाउस जब की होगी उसको पता होगा कि डीके का पेशेंट आ गया ना वार्ड स्टे के ऊपर, तो वार्ड स्टे आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। डीके का पेशेंट मेडिसिन के उन चंद पेशेंट्स के में से शुमार होता है जो कि बिल्कुल ठीक होकर घर जाते हैं। बड़ी दफा ऐसे मैंने बड़ी दफा देखा, पेशेंट अनकॉन्शियस आता है, बड़ा मर ऐसा लगता है होने ने मर जाना, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होकर घर आता है। ठीक है। इंसुलिन की दरियाफ्त की कहानी पड़ी हुई है। इंसुलिन कैसे दरियाफ्त हुई थी, कैसे उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था, पिछले दिनों इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है इसकी ना। तो डॉक्टर ये जो टाइप वन डायबिटिक जो बच्चे होते थे ना, उनको फिर एक अलग बे में उन्होंने डाला हुआ था। तो बस उनका वेट कर रहे थे कि बस उन्होंने फोत हो जाना है। तो एज ए होप ये एक नई चीज आई थी, उसने लगानी शुरू की ना, तो जब आखिरी पेशेंट तक वो पहुंचा ना, तो पहला बच्चा उठ के बैठ गया। तो दैट वाज ए मिरेकल एट दैट टाइम कि डीके का पेशेंट जो है ना वो बेहतर हो। डीके की मेन मैनेजमेंट ही इंसुलिन और फ्लूइड का लगाना है ना। ठीक है। तो इसमें हाइपोक्लेमिया